Hello everyone. So today we are going to talk about basics of integration. इससे पहले मैंने 3 वीडियो और बना चुके हैं बेसिक मैथ्स के सीरीज में। अब ये चौथा वीडियो है इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन। समेशन को ही इंटीग्रेशन कहते हैं, और समेशन मतलब एरिया। इंटीग्रेशन एरिया निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन स्लोप निकालने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंशिएशन किसके लिए था। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है गाइस? स्लोप। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। इंटीग्रेशन बेसिकली मतलब है समेशन, जोड़ना। किसी भी चीज को जोड़ के हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एरिया। और डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं? स्लोप। किसी भी टेंजेंट, किसी भी कर्व का स्लोप। अब जैसे इस ग्राफ पे आप लोग फोकस कीजिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मैंने एक कर्व ऐसा बनाया है और इस कर्व के अंदर ये कुछ एरिया है, ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए कि इस एरिया को कैलकुलेट करो, तो आप लोग इस एरिया को कैलकुलेट बेसिकली कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रॉपर साइड या फिर मतलब स्मूथ साइड का कर्व नहीं है। इसमें क्या है कि ये इरेगुलर साइड है। तो आप इसका एरिया किस हिसाब से निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? आप इसका एरिया इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्राइप ले लेंगे, ऐसा ऐसा। ये एरिया है ना, ये एरिया जो मैंने लिया है, एक छोटा सा ऐसा एरिया ले लेंगे और इसका एरिया निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो एरिया निकल जाएगा पूरे कर्व का। तो एरिया ऑफ लिटिल स्ट्राइप यहाँ पे क्या है? इस लेंथ, ये लेंथ क्या है? वाई। ये जो लेंथ है ये पूरा, ये लेंथ क्या है? वाई। और यहाँ पे ये जो लेंथ है छोटा सा, ये क्या? डी एक्स। तो वाई इंटू डी एक्स कर दिया हमने। एरिया क्या होता है? बेसिकली ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल टाइप से शेप है ये। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या हो गया? वाई, और विड्थ क्या हो गया? डी एक्स। वाई इंटू डी एक्स इस स्ट्राइप का क्या हो गया? एरिया हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्राइप्स इस कर्व के अंदर आ सकते हैं। तो आफ्टर एडिंग एरिया ऑफ सच एन नंबर ऑफ स्ट्राइप्स, एन स्ट्राइप्स, हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है कितने स्ट्राइप्स आएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक रेक्टेंगल का एग्जांपल करके बताता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल में ये स्ट्राइप लिया हमने, इसका लेंथ क्या है? वाई। इसका लेंथ क्या है? वाई। इसका विड्थ क्या है? डी एक्स। तो एरिया ऑफ स्ट्राइप क्या हो जाएगा? वाई इंटू डी एक्स। तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया? स्ट्राइप का वाई इंटू डी एक्स। वाई इसकी क्या है? लेंथ, और डी एक्स क्या है? इसकी विड्थ। तो वाई इंटू डी एक्स कर दिया आपने, इस छोटे से एरिया का स्ट्राइप का एरिया निकल गया। अब इस पूरे एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपको। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो आप क्या कर देंगे? वाई तो अपना कॉन्स्टेंट है और डी एक्स क्या है? वेरिएबल। डी एक्स छोटा सा लेंथ है। ऐसे बहुत सारे डी एक्स को हम लोग जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा लेंथ निकल जाएगा। तो वाई इंटू डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स। वाई इंटू एक्स। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इंटीग्रेशन के रूल्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा? एक्स, और वाई फिक्स था, वाई तो लेंथ फिक्स है, वाई इंटू एक्स। इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? वाई। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? वाई इंटू एक्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जनरल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। जनरल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला होगा आपका, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है जो समेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक कोई कांस्टेंट होगा, और डी एक्स से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। डी एक्स एक छोटा सा एक्स का वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन का ये बेसिक साइन है। ये इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बना दिया है कि इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। और ये साइन मैंने आपको यहाँ बोला कि दिस इज साइन फॉर समेशन। ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहला रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रूल 1 क्या कह रहा है? इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, तब आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन क्या होगा? y dx, ठीक है। y की जगह क्या रख देना? एक्स रेज टू द पावर n dx। और ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये x, ठीक है, रेज टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका n प्लस 1। नीचे डिवाइड हो जाएगा n प्लस 1, और ऊपर n प्लस 1 यहाँ पे पावर में आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में क्या हो रहा था? n माइनस 1 हो रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा? n प्लस 1 होगा। और डिफ्रेंशिएशन में क्या हो रहा था? अगर जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे एक्स डी एक्स का, एक्स रेज टू द पावर n dx, तो n यहाँ पे आके सामने मल्टीप्लाई हो जाता था, और फिर x रेज टू द पावर n माइनस 1 हो जाता था। तो डिफ्रेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, n माइनस 1 हो रहा है, बट इंटीग्रेशन में क्या उल्टा है? n प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, और n प्लस 1 पावर पे n प्लस 1 हो जा रहा है। मतलब एक पावर एक्सटेंड हो जा रहा है, एक पावर बढ़ जा रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जब केस ऐसा रहे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, तो उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में डिवाइड हो जाएगा n प्लस 1।
अब मैं आपको सेकेंड रूल बताने के लिए जा रहा हूँ। रूल 2 में हम लोग के पास केस क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू 1/x, अगर y क्या है 1/x, तो इंटीग्रेशन हमें करना है। इंटीग्रेशन क्या होता है, y dx, ठीक है। इंटीग्रेशन y का वैल्यू रख देना 1/x dx, और जब y का वैल्यू, y जो फंक्शन है वो 1/x हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी चीज़ आप लोगों को याद ही रखना है। इसका इंटीग्रेशन होता है log e बेस x, x ऊपर आ जाएगा और उसके सामने log e बेस लग जाएगा, ठीक है, और प्लस c, जो भी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट एक ऐड हो जाता है तो वो प्लस c हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e बेस x प्लस c, ठीक है। रूल 3 में हम लोग क्या केस ले रहे हैं, इफ़ y इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट c, लेट सपोज y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है y dx, ठीक है। y की वैल्यू रख देंगे 1 dx। डिफ्रेंशिएशन में क्या केस होता था हम लोगों के पास कि कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या हो जाता था, जीरो। कोई भी चीज़ कांस्टेंट है, मान के चलो ये चीज़ कांस्टेंट है, ऐसा ये एक लाइन है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब है स्लोप, और कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट के पास कोई स्लोप ही नहीं है, जीरो है, तो इसलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता था। लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता। अभी आप किसी भी कांस्टेंट चीज़ को जोड़ते जाओगे तो वो तो जुड़ेगा ना आपस में, जैसे आप 5 को 3 बार जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा ना, इसलिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो जाएगा, 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट जाएगा 1 का 1, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट 1 था तो 1 का तो 1 रह गया, ठीक है। लेकिन जो dx था, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मान के चलो आप बहुत छोटे छोटे dx को ऐसे ऐसे dx को जोड़ते जाओगे तो वो x हो जाएगा, इसलिए रूट dx का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट का 1। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे ओनली इंटीग्रेशन dx है तो इसका क्या हो जाएगा, x, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ रूल डिस्कस करते हैं। फोर्थ केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, इफ़ y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx, y की वैल्यू रख देंगे आप ई एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन आपको याद रखना है कि ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स ही होगा, ई एक्स प्लस सी। सी क्या है, एक कांस्टेंट है। जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रल्स करते हैं ना, जैसे ये एक फैमिली है ई रेज टू द पावर एक्स, इसमें और भी बहुत सारे चीज़ आएंगे, जैसे एक्स वाई, ये सब एक फैमिली है, साइन कॉस, ये सब एक फंक्शन है। तो जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं ना तो उसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। इस कांस्टेंट पे आपको इतना ध्यान नहीं रखना, ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई एक्स, आपको इस बात पे स्ट्रेस करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखना है, ठीक है। फिफ्थ रूल या फिफ्थ केस जो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि जब हम इंटीग्रेशन log ई बेस एक्स करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब y इज इक्वल टू log ई बेस एक्स हो, मतलब हमें log ई बेस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल साइन y का वैल्यू रख देंगे log ई बेस एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको याद रखना है x log ई बेस एक्स माइनस 1 प्लस सी, और ये सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको ये ऐसा रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम सीखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके भी रिजल्ट्स आपको बेसिकली याद ही रखने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। जबकि आपने डिफ्रेंशिएशन में देखा था कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, प्लस ऑफ कोस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। बहुत सारे सिनेरियोज में, बहुत सारे केसेस में डिफरेंशिएशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जो होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन का। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है माइनस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस ऑफ साइन एक्स। अब आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ, वो भी आप याद ही रखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स। यहाँ पे भी आप साइन याद ही रखेंगे, जैसे ये प्लस है, यहाँ पे प्लस आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि आपने डिफ्रेंशिएशन में क्या देखा था कि 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एंड आपने देखा था कि कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है।
तो आपने देखा था टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हुआ और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स हुआ, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो प्लस ऑफ टेन एक्स आ गया, और आपने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस ऑफ कॉट एक्स आ गया। आप इस तरह से इन बातों को याद रख लेंगे, ठीक है। आपको चारों रिजल्ट्स याद रखने, ये चारों रिजल्ट्स आपको याद रखने, इन चारों रिजल्ट्स को आप लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग छठा रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। छठा रूल में हमारे पास क्या है, इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन या कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन या कॉस और उसका फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में। मैंने अभी आपको क्या बताया था, साइन कॉस, ठीक है, इन सब का फंक्शन अगर एक्स हो, लेकिन अब नेक्स्ट केस में क्या बता रहा हूँ, अगर इनका फंक्शन ए एक्स प्लस बी हो तब इनका इंटीग्रेशन क्या होगा। पहला केस हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग पहला केस लेते हैं साइन का, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी। अगर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी दिया आपको तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको याद है, माइनस ऑफ कॉस, ठीक है। एक्स प्लस बी को एज इट इज इधर रख देंगे और डिवाइड में लेके आ जाएंगे। एक्स के साथ जो है वेरिएबल क्या है एक्स, तो एक्स के साथ जो है वेरिएबल के साथ जो उसको नीचे रख देते हैं ए, ठीक है, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा केस हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं कॉस का, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको याद है, प्लस ऑफ साइन, तो साइन लिख देंगे आप एज इट इज और जो फंक्शन है उसको भी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स के साथ कांस्टेंट क्या है ए, तो उस कांस्टेंट को आप नीचे लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस सी, एंड व्हाट इज सी, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम लोग किसी भी इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं ना, इनडेफिनिट चीज़ का इंटीग्रल करते हैं तो उसका कांस्टेंट यहाँ पे जुड़ता है सी। अब हम लोग सेवन्थ केस डिस्कस करेंगे गाइज। अगर सेवन्थ केस मान के चलो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ऐसा फंक्शन आपको दिया हुआ और आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ठीक है। तो आप वाई का वैल्यू लिख देंगे, इंटीग्रल साइन बनाएंगे, वाई का वैल्यू लिख देंगे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एंड डी एक्स, ठीक है। अब आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, log ई का बेस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आप मान लो ये पूरा ही फंक्शन क्या, 1 अपॉन एक्स, ए एक्स प्लस बी आप लेट कर लो, ए एक्स प्लस बी क्या है इज एक्स डेस, तो 1 अपॉन एक्स डेस, 1 अपॉन एक्स डेस का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ई का बेस एक्स डेस, ठीक है। 1 अपॉन एक्स डेस का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ई का बेस एक्स डेस। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, log ई का बेस एक्स डेस क्या है ए एक्स प्लस बी, तो log ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन में जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो नीचे आ गया प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप इन जैसे इंटीग्रेशन को भी ध्यान रखेंगे और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अब आठवां रूल या कह सकते हैं आठवां केस, ऐसा अगर फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। तो मैंने आपको रूल 4 में बताया था कि इंटीग्रेशन ई एक्स क्या होता है, ई एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स, वो क्या होता है ई एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, आप जैसे ए एक्स प्लस बी को होल ये एक्स डेस मान लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू ई एक्स डेस, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या है ई एक्स डेस डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, ई एक्स ही होता था। तो अब यहाँ ई एक्स डेस लिख देंगे और एक्स डेस क्या है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो हमेशा नीचे आ जाएगा ऐसे केसेस में, ठीक है। जैसे पहले एक दो केस किया हमने उसमें भी आया, ठीक है। तो ये ए नीचे आ जाएगा और प्लस में आपका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा जिसको इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल्स में हम लोग क्या देखेंगे, जहाँ पे हम लोग लिमिट वाला इंटीग्रेशन करते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे जगह पे हमें लिमिट वाला इंटीग्रेशन करने का यूज़ होगा इसका, जैसे साइन का इंटीग्रेशन करना जीरो से पाई लिमिट, कॉस का इंटीग्रेशन करना जीरो से पाई लिमिट, तो ये आपको यूज़ आने वाला है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कॉस पाई, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1, ये आप याद रखेंगे। और साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, आपको ये याद रखना है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू +1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। जैसे इसमें सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहला केस करते हैं हम लोग साइन का, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा।
अगर ये कांस्टेंट है तो इसका छोटा सा यूनिट से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। थीटा को डी थीटा से, एक्स को डी एक्स से, वाई को डी वाई से, ठीक है। और इसका लिमिट हम लोग क्या ले लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स का 0 से पाई तक, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस ऑफ कॉस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, और लिमिट 0 से पाई, ठीक है। और सबसे पहले आपको अपर लिमिट पुट करना है, फिर आपको लोअर लिमिट पुट करना है, ठीक है। आप ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन पहले लिख देना है, कॉस अपर लिमिट पहले पुट करना है, कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ 0। और आपको याद है कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ 1, और ये माइनस तो पहले से ही यहाँ पे, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, प्लस ऑफ 1, तो 1 लिख देंगे आप सिंपली यहाँ पे। और ये माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2, एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 2। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, लिमिट लिया 0 से पाई तक, ये जो है 0 से पाई इसको कहते हैं लिमिट। लिमिट ऐसे भी लिखा हो सकता है, 0 से पाई, ठीक है, लिमिट 0 से पाई। तो इसका इंटीग्रेशन किया हमने, इंटीग्रेशन करके कॉस आया माइनस ऑफ कॉस, फिर हमने लिमिट रख के हमें +2 मिला। सेम चीज़ मैं आपको किसके लिए भी करके दिखा सकता हूँ, कॉस, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं कॉस एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या ले लेते हैं, 0 से पाई। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्लस ऑफ साइन एक्स, और इसका लिमिट क्या है, 0 से पाई तक। तो आप लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, साइन पाई माइनस साइन 0, ठीक है। और साइन पाई और साइन 0 दोनों ही 0 होते हैं, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ये तो हो गया ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ लिमिट वाला डेफिनेट इंटीग्रल करके दिखाया हमने आपको। अब मैं आपको एक नॉर्मल करके दिखाता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और लिमिट क्या ले रहे हैं हम लोग, 2 से 4, ठीक है, लिमिट 2 से 4। तो आप इंटीग्रेशन लिख देंगे y डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन x डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर n प्लस 1 होता है, तो पावर यहाँ n इज इक्वल टू क्या, 1, तो 1 + 1 अपन में 1 + 1, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आप 1/2 को कॉमन ले लें और एक्स स्क्वायर अंदर रख दें। यहाँ पे लिमिट हमारे पास क्या दिया था इन्होंने, 2 से 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ऐसे रख देंगे, 2 से 4। तो यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद हमें मिलेगा 1/2 एक्स स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1/2 इंटू 16 माइनस 4 12 इज इक्वल टू 6। अब मैंने आपसे इसी वीडियो में पहले कहा था कि अगर हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तब हमारे पास एक इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाता है, वो ऐड होता है लास्ट में, इंटीग्रल कांस्टेंट इज इक्वल टू सी। जैसे हमने कहा था इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, ई एक्स प्लस सी। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल कहने का मतलब क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल कहने का मतलब यही है कि जिसमें कोई लिमिट नहीं होता, हम लिमिट पुट नहीं करते हैं, उसको बस इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे कोई लिमिट पुट नहीं करा हमने, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस इसका कॉन्स्टेंट सी। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट कर देते इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई लिमिट, तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता, मतलब 0 से पाई के बीच में ही हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा ये एक्स्ट्रा में रहेगा लेकिन बता रहा हूँ आपको। ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ किसका ग्राफ है, कॉस फंक्शन का ग्राफ है। कॉस फंक्शन ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो 0 डिग्री पे कॉस कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, फिर ये 90 डिग्री पे 0 हो जाता है, फिर से 180 डिग्री पे जाके -1 हो जाता है, फिर से 3π/2 पे जाके 0 हो जाएगा, फिर से आपका ये 2π पे जाके 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ 1। तो डेफिनेट इंटीग्रल कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट ले लिया 0 से पाई, तो यहाँ 0 से शुरू हुआ और पाई यहाँ तक आ गया, तो ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया। तो 0 से पाई तक तो इतना ही एरिया आएगा ना हम लोग के पास, तो ये फिक्स एरिया हो गया। लेकिन अगर आपके पास लिमिट नहीं है तो शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ से हो रहा है, कुछ पता नहीं कितना एरिया आएगा। तो इसलिए जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें लिमिट नहीं होता उसमें +c करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता दिया है। इससे पहले डिफरेंशिएशन की बात की थी हमने, उससे पहले हमने ट्राइग्नोमेट्री की बात की थी, और उससे पहले बेसिक्स आपको बताया था कि फिजिक्स के लिए क्या ज़रूरी है, नहीं है, कैसे करना है। अब मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो मैंने आपसे कहा था डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्लोप, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया।
किसी भी अगर आपको स्ट्रक्चर का एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और किसी भी टेंजेंट या किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। और कर्व का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। और डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो dx है ना, दोनों जगह dx और y की जगह हम लोग जैसे रखते हैं, बहुत बार sin x रखते हैं, ठीक है, बहुत बार ax + b रखते हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के लिए बेसिक आपको एक चीज़ याद रखना है कि y जो फंक्शन है ना, उसमें वेरिएबल जो होगा वो x ही होना चाहिए। अगर y = a c + b ऐसा हो जाएगा ना, तो आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे भी, इसमें भी x होना चाहिए। अगर d थीटा है तो उसमें थीटा का ही इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अगर dt है तो t वाले फंक्शन का ही, जैसे t² + 3t + 4 डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगा। अगर हमारे पास वेरिएबल dt है और फंक्शन हमारे पास है x² + 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर dt है तो x वाला फंक्शन होना चाहिए, अगर d थीटा है तो थीटा वाला फंक्शन होना चाहिए। जैसे d थीटा के साथ हमारा sin थीटा हो सकता है, cos थीटा हो सकता है। और अगर x वाला फंक्शन है तो उसके साथ dx है तो उसके साथ x वाला फंक्शन होगा, तभी उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं ले रहे हम लोग। तो आपको x⁴n का डिफरेंशिएशन याद था, वो क्या था, x⁴n का क्या होता है, x⁴n + 1/n + 1, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। 1 हमेशा छुपा रहता है, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई पावर नहीं तो 1 होता है हमेशा। तो आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, x⁴1 + 1 अपॉन में 1 + 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x² dx इंटीग्रेशन। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे तो साइन माइनस में हो जाएगा, x - 2 dx, ठीक है। तो x - 2 + 1, हमेशा n + 1 होता है, अपॉन में n + 1 - 2 + 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x - 1 अपॉन -1। तो फाइनल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, -1/x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 5x dx। तो 5 तो एक कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, ठीक है। तो 5 को आप बाहर भी रख सकते हैं। और x dx, इंटीग्रेशन x dx, और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, ये क्या हो जाएगा फाइनली 5/2x², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन dx/4x + 3। जैसे मैंने आपको पहले रूल में बताया था, इंटीग्रेशन dx/ax + b, ये वाला रूल बताया था ना। मैंने आपसे कहा था कि जो ये फंक्शन है वो ऊपर चला जाएगा एज इट इज़, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x + 3 ऊपर चला गया एज इट इज़, और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, 4x + 3 अपॉन में 4। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, ये जो फंक्शन था इसको एज इट इज़ ऊपर लेके गए और इसके साथ जो कांस्टेंट था उसको नीचे ला के हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सामने में क्या आ जाएगा, log e, क्योंकि जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log e का बेस x। तो ये भी एक पूरा फंक्शन को आप इसको एज 1/x मान सकते हैं, ठीक है। 1/x की तरह मान सकते हैं। तो ये x ऊपर चला गया, log e आ गया, और इसके साथ जो कांस्टेंट था वो नीचे आ गया। ऐसे मैंने आपको 2-3 केस बताए थे, तो आप उन फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे और रिवाइज करेंगे बार बार, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस डाल देंगे, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस पेपर, DPP ये सब कर सकते हैं। और मैंने आपको अब तक बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन पढ़ा है मैंने आपको, एंड इंटीग्रेशन। तो आप लोगों ने, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अच्छा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हुआ होगा। नीट के लिए जितना ज़रूरी है मैंने आपको उतना पढ़ा दिया, आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वेक्टर में आपको पढ़ाऊँगा। वेक्टर के बाद हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, और ऐसे ही करके मैं नीट से पहले पूरा सिलेबस कवर करूँगा। और हम लोगों का टारगेट रहेगा इसमें कि मेनली हम लोग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए, और फॉर्मूला को समझाएंगे, हम लोग। अभी के लिए हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं जाने वाले हैं, नीट आने वाला, कॉन्सेप्चुअल जाने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियोस बनाने में और अपलोड करने में, इसलिए हम लोग बस क्वेश्चन बेस्ड पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रैपिड रिवीजन होगा। और जिनको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है उनको भी सिखाने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आप हम लोगों के साथ बने रहें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट हम लोग बायो, केमिस्ट्री ये सभी पढ़ाएंगे।
और कुछ दिन में वेक्टर पढ़ा लूँगा मैं आपको। तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड। ओके, थैंक्स।